हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे हम वेक्टर अलजेब्रा का जितना भी इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के रहते हैं और क्या क्या रहते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? Two or more vector having the same initial point are called co-initial vector। अब इसका हम लोग डायरेक्टली एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई स्पेस पे एक पॉइंट है, उससे हमारी एक लाइन ड्रॉ हो रही है, वो आपका वेक्टर ए है, और एक और लाइन उसी से जॉइंटेड है, वो आपका वेक्टर बी है। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे दो वेक्टर सेम टाइम पे पास हो रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ओके, सेकंड देखिए को लीनियर वेक्टर। अब को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं? टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। देखिए यहाँ पे कोलिनियर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट रहेगा। अब डायरेक्शन में किस तरीके से हमारा कोलिनियर डिपेंडेंट है? टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अब इसका हम लोग डायरेक्टली एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई स्पेस पे एक पॉइंट है, उससे हमारी एक लाइन ड्रॉ हो रही है, वो आपका वेक्टर ए है, और एक और लाइन उसी से जॉइंटेड है, वो आपका वेक्टर बी है। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे दो वेक्टर सेम टाइम पे पास हो रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ओके, सेकंड देखिए को लीनियर वेक्टर। अब को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं? टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। देखिए कोलिनियर वेक्टर मीन्स रहता है कि आपके दो ऐसे वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हो, ना तो उसमें मैग्नीट्यूड का कोई मैटर है, ना तो उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। कोलिनियर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो ये है कि आपके जो वेक्टर्स है वो आपस में पैरेलल होने चाहिए, ना कि उसमें मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर डायरेक्शन सेम हो या डिफरेंट डायरेक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें बस कोलिनियर का मीनिंग सिर्फ ये है कि आपके वेक्टर्स जो है वो आपस में पैरेलल होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। और को इनिशियल कब कहलाते हैं? जब किसी भी पॉइंट पे हमारे दो वेक्टर सेम टाइम पे सेम प्लेस से थ्रो हो रहे हो या फिर मतलब पास हो रहे हो, तो वो आपका क्या कहला जाता है? हमारा को इनिशियल वेक्टर कहला जाता है। दो चीज़ें क्लियर होगी। अब हम देखते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। द टू vectors a and b are said to be equal if they have the same magnitude and direction। equal vector में same magnitude और same direction होता है regardless of the positions of their initial points। उनकी जो positions है वो initial points से मैटर करती हैं। a which is equals to b, मतलब यहाँ पे आपका इक्वल वेक्टर तभी कहलाएगा जब a और b जो है दोनों इक्वल हो। मतलब आपके वेक्टर्स जो हैं वो दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। और इक्वल वेक्टर कब इक्वल होता है? जब आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम होंगे, तभी जाके ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल होंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन मतलब इक्वल वेक्टर क्या होता है वो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो क्या है आपका? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसके फॉर्मूले होते हैं क्या? ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के ए कैप विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई जेड क्या होता है? आपके कॉफिशिएंट्स। आई जे के क्या होता है? ये आपके वेक्टर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें किस तरीके से लिखना है। अगर आप ए के ऊपर इस तरीके की लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ये वेक्टर ऑफ ए है, इसको आपको इस तरीके से रीड करना है। और ए के ऊपर इस तरीके से कैप है, तब भी क्या होगा? वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हम कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं? एक ये डायरेक्टली इस तरीके से जो साइन हो ये भी वेक्टर के लिए रहता है, इस तरीके से जो कैप्ड साइन हो वो भी वेक्टर के लिए ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कैप विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, एंड यहाँ पे वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। इस तरीके से ही आपके जितने भी वेक्टर्स है वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे। इसमें एक्स वाई जेड जो है आपके कोफिशिएंट्स या कोऑर्डिनेट्स आप दोनों बोल सकते हैं, और आई जे के जो है ये आपके वेक्टर फॉर्म रहते हैं। ठीक है,
टाइप्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले है आपका स्केलर, दूसरा है आपका वेक्टर। स्केलर किस पे डिपेंडेंट होता है? मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जितनी भी न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं, मतलब जो नंबरिंग हमारी रहती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? न्यूमेरिकल फॉर्म में, और उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, और वो मैग्नीट्यूड आपका स्केलर कहलाता है। अब देखिए वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड तो 101% होगा ही होगा, बट साथ में वो डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट होगा। वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट रहता है। अब वेक्टर क्वालिटीज देखिए आप लोग, वेक्टर क्वांटिटीज, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या होती है? सबसे पहले ए इक्वल्स टू हम किस तरीके से लिखते हैं वो देखिए, ए इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर का एक करेक्ट फॉर्म में लिखने का इस पैटर्न में ही होता है। जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आई जे के, और एक्स वाई जेड क्या होता है? आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स होते हैं, हम लोग मैट्रिक्स से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। बट साथ ही साथ में ये आई जे के जो है वो आपके लिए न्यू चीज़ है, तो ये क्या होता है? आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ऑपरेशन ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। आपकी जो लाइन सेगमेंट होती है वो आपकी स्केलर होती है, और डायरेक्टेड लाइन जो होती है वो आपकी वेक्टर होती है। जस्ट लाइक यहाँ पे हम एक पॉइंट लाइन मान लेते हैं, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हो रही है और उसकी एंडिंग पॉइंट आपकी बी पे खत्म होगी। ठीक है, इन्फिनिटी से लाइन कहीं पे आ रही है और इन्फिनिटी पे जाके लाइन हमारी कहीं पे खत्म होगी। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने ए वेक्टर मान लिया, स्मॉल ए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ए टू बी विच इज इक्वल्स टू ए बी, ऐसे डायरेक्शन में हमारा एरो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। अब यहाँ पे ए से बी की तरफ जा रही, इसलिए ए टू बी करके इस तरीके से एरो बनाया गया। साथ ही साथ में मैंने लिख भी दिया है कि ए टू बी हमारा वेक्टर फॉर्म हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए पोजीशन वेक्टर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आप लोग मानिए कि स्पेस पे कोई हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब स्पेस पे क्यों? बिकॉज ये जो डायग्राम्स रहते हैं वो मोस्टली 3D रहते हैं। 3D डायग्राम्स के हम सिर्फ एक इमेजनरी डायग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं, और 3D डायग्राम हमें से भी कोई बना नहीं सकता है। दैट्स वाई हम मानते हैं कि स्पेस पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी कुछ डिस्टेंस है, उसको हम कह रहे हैं रेडियस आर, या फिर रिजल्टेंट ऑफ आर, या फिर रिजल्टेंट आर। आप लोग तीनों नेमिंग दे सकते हैं। आप इसको रेडियस मान सकते हैं, रिजल्टेंट मान सकते हैं। जनरली इसको वेक्टर में रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट इसलिए बिकॉज ये अदर वेक्टर्स को ऐड करता है, दैट्स वाई इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये आपकी वाई, ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस। इसी तरीके से आपके थ्री, एक रूम में अगर आप लोग डायग्राम उस हिसाब से ड्रॉ करना चाहें तो एक रूम के 3 कोने होते हैं, एक आप एक्स मान लीजिए, एक वाई मान लीजिए, एक जेड मान लीजिए। इतना क्लियर हो गया। उसके कुछ डिस्टेंस को आप आर मान लीजिए, जो कि बाकी वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको बताएगा। ओरिजिन से हमारे पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं, इसलिए 3 यहाँ पे बनेंगे, और यहाँ पे ए क्या रहेगा? एक्स वाई जेड। इसमें कोई हमारा वेक्टर, यहाँ पे भी कोई वेक्टर, यहाँ पे भी कोई वेक्टर, इनकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट होंगी। क्लियर हो गया। पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आर इक्वल्स टू, बिकॉज ओ ए क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका? आर रिजल्टेंट। तो आर इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन में सबसे पहले हम उसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि स्पेस पे हमने एक पॉइंट मान लिया, और हमारे 3 कोने एक रूम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पे एंगल भी देने पड़ेंगे। एंगल किस लिए? बिकॉज कॉस साइन में हमेशा एंगल होते हैं। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हर एक का एक एंगल होता है, थीटा। ठीक है, तो उस थीटा को हमें यहाँ पे एज्यूम करना है, बट यहाँ पे 3 एक्सिस है, मतलब 3 एंगल होंगे। तो पहले एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, दूसरे एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, और तीसरे एंगल को हम मान लेते हैं गामा। अब यहाँ पे ओरिजिन से सम पॉइंट पे जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट, मतलब आर से हम डिनोट करेंगे, आर वेक्टर। और यहाँ पे हमारा पॉइंट को हम नेम देते हैं ओ, और इधर वाले पॉइंट को हम नेम देते हैं ए। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट जाएंगे वो क्या होंगे? एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ओरिजिन में कौन से पॉइंट रहेंगे? 0,0,0। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ कोसाइन अल्फा बीटा गामा। एरिया ऑफ कोसाइन क्या है? अल्फा बीटा और गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब कॉस अल्फा का हम लोग अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा? कॉस अल्फा विच इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू एल। इसको हम किस नेम से बोल सकते हैं? एल के नेम से भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो वेक्टर ऑफ आर है इसका फॉर्मूला हमें पता ही है क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड एक किस तरीके से हम लिखते हैं? वेक्टर ऑफ ए मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम किस तरीके से लिखते हैं? वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसी तरीके से सारे लिखे जाएंगे।
देखिए कॉस बीटा विच इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर मॉडुलस, देखिए आर का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर, उसी में मॉडुलस अप्लाई हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसको हम स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं। सिमिलरली कॉस गामा विच इज इक्वल्स टू जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। एल एम एन का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन कोसाइन, वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो आपके एक्स वाई जेड जो है वही आपके क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हमारे एक नॉर्मल फॉर्म वेक्टर का क्या होता है, ए विच इज इक्वल्स वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के। ये चीज़ याद रखिएगा कि आई जे के सब में इस तरीके से कैप बनेगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या होते हैं, को डायरेक्टेड या फिर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर के फॉर्म में इसी तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन में फाइंड करना है। डायरेक्शन कोसाइन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसी तरीके से हमारा डायरेक्शन कोसाइन फाइंड होता है। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे है भी आपका 1 और यहाँ पे क्या है आपका जेड, जेड की वैल्यू 2 है। क्लियर हो गया। तो लिखिए कंपेयर कीजिए इन दोनों इक्वेशंस को। मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि आपको एट अ लास्ट हमेशा कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया एक्स को आई के फॉर्म के साथ में, तो क्या आया 1। यहाँ पे हमने जे को कंपेयर किया तो क्या आया y इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने z को कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा आपका z इक्वल्स टू 2। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई है। आर फाइंड करते हैं। आर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों में वैल्यूज को पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 5 6, तो आपका रूट 6 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो में भी आपको क्या क्या फाइंड करना होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, √6, तो यहाँ पे आप √6 लिखिए। एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए। सिमिलरली कॉस बीटा की क्या वैल्यू है, y अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, √6 और यहाँ पे y क्या है आपका 1। सिमिलरली यहाँ पे z पे देखिए z अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √6। क्लियर हो गया किस तरीके से हम डायरेक्शन को साइन फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एडिशन वेक्टर किस तरीके से हमें फाइंड करना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि एडिशन वेक्टर जो है वो बहुत ईजी है। अगर आप लोग जनरली देखें तो इसके क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल है एक्सरसाइज में, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ फाइंड नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि डायरेक्शन वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। एक होगा आपका ट्राइंगल लॉ और एक होगा आपका पैराबोला लॉ। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लॉ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट से हमने एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है, उसमें यहाँ पे उसकी एंडिंग है। सेकेंड लाइन ड्रॉ करी है तो उसकी यहाँ पे एंडिंग है। थर्ड लाइन जो है उसकी भी एंडिंग हमने सेम डायरेक्शन पे की है। कहाँ पे, सी में। हमने इसे नाम दे दिया है ए बी और सी। यहाँ पे आपके एरो का बहुत मीनिंग है। एरो का मीनिंग होता है यहाँ पे ए से बी तक गया है, यहाँ पे आपका मीनिंग है बी टू सी पे गया है और यहाँ पे आपका मीनिंग है ए से सी पे गया है। इस तरीके से हमारा वेक्टर लैंग्वेजिंग में पढ़ा जाता है, ठीक है। ए टू बी में हमारा वेक्टर क्या है, ए से डिनोट किया वेक्टर ऑफ स्मॉल ए, यहाँ पे वेक्टर ऑफ स्मॉल बी और यहाँ पर रिजल्टेंट विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो डायरेक्टली हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी इसको क्या कहलाते हैं, एडिशन वेक्टर कहलाता है। तो देखिए ए सी वैक्टर विच इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। क्लियर हो गया किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला लिखा है। अब ए तो हमारे हमें फिक्स है, ये तो एक फिक्स्ड वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, यही पैटर्न है, इसी से हर चीज़ कंपेयर होती है। एक्स वाई जेड जो रहते हैं वो आपकी क्या रहते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स रहती है, और न्यूमेरिकल टर्म्स मतलब स्केलर कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ देखिए, पैरेललोग्राम का डायग्राम इसी तरीके से बनता है। यहाँ पे हमने डॉटेड से शो कर दिया और यहाँ पे हमने डार्क लाइन से शो किया है। यहाँ पे ए से बी पे जा रहा है एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन ए से लेके, इसको हम बोल देते हैं सी और डी। एक लाइन आपका ए से सी पे जा रहा है और यहाँ पे इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या है, ए प्लस बी। यहाँ पे इसको हम बोल देंगे ए वेक्टर, ये साइड हम बोल देंगे बी वेक्टर और इसी के सामने वाली साइड भी इसी से रिलेट करेगी और यहाँ पे भी अप साइड में इसी से रिलेट करेगी। क्लियर हो गया, इससे ये वाली साइड रिलेट करेगी, इससे ये वाली सामने वाली फेस रिलेट करेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ में देखिए एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के विच इज इक्वल्स टू वेक्टर कंपोनेंट, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, एक पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया 0। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, इधर से भी एक लाइन पास हो रही है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं हमेशा की तरह रिजल्टेंट। एक पॉइंट यहाँ पे रिजल्टेंट को पास करेगा, उसको हम क्या कह देंगे, स्मॉल आर
वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर, एक साइड को हमने ए वेक्टर मान लिया, एक साइड को हमने बी वेक्टर मान लिया। अब यहाँ पे क्या मीनिंग है कि एक ऐसा पॉइंट जो एक लाइन को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, वही वेक्टर हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अगर वो वेक्टर जो है अंदर साइड से दो एक ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बट इनिशियली है ना, आउटर पार्ट नहीं कर रहा है, इनिशियली उसके पार्ट कर रहा है, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए अगर इस ट्राइंगल का हम बीच से भाग कर देंगे तो यहाँ पे दो फॉर्म में ये चेंज होगा, एक इस बॉक्स में एक इस बॉक्स में। तो इसको हम कहाँ पे कट ऑफ कर रहे हैं, इनिशियली, बाहर साइड से नहीं कट कर रहे हैं, इनिशियली कट कर रहे हैं इसके द्वारा। इतना क्लियर हो गया। तो व्हेन आर डिवाइडेड पी क्यू, ये जो आर है ये पी क्यू को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कब, इनिशियली, मतलब अंदर के साइड से। तो इनिशियली जब इसको डिवाइड करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओ आर विच इज इक्वल्स टू स्मॉल आर विच इज इक्वल्स टू एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। इतना समझ में आ गया कि इनिशियल वेक्टर हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सेकंड, इसी तरीके से एक्सटर्नली के लिए रहेगा। एक्सटर्नली मीन्स बाहर की साइड से। तो यहाँ पे देखिए कोई एंगल है 0 जो कि बाहर की साइड से आएगा और आपके पी क्यू पार्ट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका पी, ये आपका क्यू, ये आपका आर, और यहाँ से सम पॉइंट एंड डिस्टेंस पे आप आर जो है अपने पॉइंट के साथ में ऐड कर दीजिए। इसको हम बोल देंगे ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको आर वेक्टर। इस पूरे डिस्टेंस को हम एम बोलेंगे, इसमें जो हाफ डिस्टेंस है इसको हम एन बोलेंगे। और यहाँ पे इसको डायरेक्टली एम और एन, बिकॉज ये एक बराबर पार्ट में डिवाइड हुए हैं तो इसीलिए यहाँ पे हमें एम और एन लगाने में कोई डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप लोग देखिए इतना पूरा डिस्टेंस आपका एम हो गया और उसका हाफ डिस्टेंस आपका एन इस तरीके से डायग्राम में शो हो रहा है। बट ये डायग्राम आपका रफली डायग्राम है। इस डायग्राम का आपका 3D डायग्राम होगा, उसमें आपको दिखेगा कि पी क्यू को किस तरीके से एक आर जो है वो कैंसिल आउट कर रहा है। आपको जहाँ पे मेरी पेन दिख रही है, पेंसिल मीन्स जहाँ पे ये पेंसिल दिख रही है, वहीं कहीं पे आपका ये जो आर है वो कट ऑफ कर रहा है पी क्यू को। बट हम उस तरीके से डायग्राम को शो नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम इसको एक डॉटेड लाइन से एज्यूम कर लेते हैं कि पी क्यू को एक बाहर की एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। किस तरीके से, इस तरीके से हमने एक रफली डायग्राम शो करके बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको ए और इसको बी वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे फाइंड करेंगे हम इसका रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं रिजल्टेंट, यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ी जा रही है, मैथ्स पढ़ी जा रही है। इसको हम कहते हैं रिजल्ट। ओके, ये रिजल्ट हमें बताएगा ए प्लस बी का रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये पॉइंट जो है हमने बाहर से इसलिए शो किया क्योंकि ये रफली है, बाकी जब ये रियल में हम इसकी इमेज देखते हैं 3D डायग्राम में तो ये कहीं ना कहीं पी क्यू को इनिशियली कट ऑफ कर रहा होता है बाहर के पॉइंट के तरीके से, बिकॉज ये एक्सटर्नल है तो ये बाहर से पॉइंट आएगा और पी क्यू को कट करेगा। यहाँ पे आपका इनिशियली था तो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी अंदर था और अंदर से पॉइंटों को कट कर रहा था, बट यहाँ पे पॉइंट बाहर रह के आपके पी क्यू को कट ऑफ करेगा इक्वल पार्ट्स में। बट ये कहाँ पे करेगा, 3D में। और हमें 3D में इमेज नहीं बनानी आती तो हम क्या करेंगे, उसको एक नॉर्मल रफली इमेज इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पेपर में जब एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो उसमें आपको इस तरीके से डायग्राम शो करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस वहाँ पे फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ओ आर विच इज़ इक्वल्स टू स्मॉल आर वैक्टर विच इज़ इक्वल्स टू एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एम माइनस एन। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट मीन्स क्या होता है, ये इस तरीके से, इसको हम कहते हैं डॉट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। हम जनरली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें डॉट लगाते हैं ना इस तरीके से कि 1 डॉट 2 डॉट 3 इस तरीके से, मतलब 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 3 से मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन से मीनिंग नहीं है, यहाँ पे डॉट का मीन्स है डॉट का इस तरीके से यूज़ होना। तो देखिए ए इक्वल्स टू x1i प्लस y1z प्लस y1j प्लस z1k। सिमिलरली b इक्वल्स टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब यहाँ पे a डॉट b किस तरीके से फाइंड होगा, i मल्टीप्लाई विद i विच इज इक्वल्स टू 1, j मल्टीप्लाई विद j विच इज इक्वल्स टू 1 एंड k मल्टीप्लाई विद k विच इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी किसकी वैल्यू है, x1 और x2 की। ये आपकी किसकी वैल्यू है, y2 एंड y2 की। ये किसकी वैल्यू है, z1 एंड z2 की। बिकॉज यहाँ से फाइंड करेंगे i किस में है, x1 और x2 में, जे किस में है, y1 और y2 में, और k किस में है, z1 और z2 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम आपको कैसे पता कि इनका जो समय है वो 1 के इक्वल ही आ रहा है, मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल ही आ रहा है। उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, a मल्टीप्लाई विद b डॉट, सॉरी a डॉट b वैक्टर विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a वैक्टर मॉडुलस ऑफ b वैक्टर मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो है एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ हो रही है, उसी को हम कहते हैं आई डॉट आई, उसी को हम कहेंगे जे डॉट डे और उसी को हम कहेंगे के डॉट के। तो यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन फॉर्म हो रही है, इसका मतलब इसके बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो दैट्स वाई यहाँ पे आई मल्टीप्लाई विद आई की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। बट यहीं पे अगर मैं दूसरे वैक्टर्स को साथ में लेती हूँ, जैसे कि आपके आई के साथ में जे
कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए कि एक कोऑर्डिनेट आपका आई है और एक कोऑर्डिनेट आपका जे है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। उसमें सम एंगल रहेगा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे ओवरऑल जितना भी सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए अगर हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर सेम के साथ में डॉट प्रोडक्ट बनाएगा तो वो 1 आएगा, और अगर दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट बनाएगा तो वो 0 आएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्मूला देखते हैं, ए बी विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू ए वैक्टर डॉट विथ बी वैक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर मल्टीप्लाई विथ मॉडुलस ऑफ बी वैक्टर। अब देखिए मॉडुलस ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। सिमिलरली जब हमें b फाइंड करना होगा मॉडुलस ऑफ b, तो वो किस तरीके से फाइंड होगा, रूट एक्स स्क्वायर का x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। यहाँ पे मॉडुलस इस तरीके से फाइंड करेंगे और a और b जो है वो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली हमने बताया है यहाँ पे कि a और b जो है वो डॉट प्रोडक्ट में किस तरीके से फाइंड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स थे वैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट्स है। क्रॉस प्रोडक्ट्स का ये मीनिंग नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में है, इसका साइन होता है, इसकी नेमिंग आएगी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये इसकी नेमिंग है। बाकी इसका मीनिंग क्वेश्चंस में आपको क्लियरली समझ में आएगा। वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा। अब हमें अगर साइन थीटा फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई वेक्टर ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ बी विथ मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अब ए मल्टीप्लाई विथ बी कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले ए मल्टीप्लाई विथ बी जो है वो हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। किस तरीके से, आई जे के विच इज इक्वल्स अपॉन में इसका क्या रहेगा a1 a2 a3, देन इसके नीचे क्या रहेगा b1 b2 b3। अब यहाँ पे ये किस तरीके से आया है वो देख लीजिए। आपका a वेक्टर किसके इक्वल होता है, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है i j के फॉर्म में। सिमिलरली b वेक्टर क्या होता है, b1 i प्लस b2 j प्लस b3 के, तो यहाँ पे i j k की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दीजिए जो कि क्या है यहाँ पे b1, यहाँ पे b2 और यहाँ पे क्या है आपकी b3। इतना क्लियर हो गया कैसे a क्रॉस b का हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। अब इसके बाद a इंटू बी जो है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला देखिए किस तरीके से हमारा अरेंज होगा। जब हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ रखी है, वैसे मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है तो जनरली आपको पता ही होगा। तो देखिए हम लोगों को अगर आई की वैल्यू फाइंड करनी तो क्या करेंगे, हम एक तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को बिल्कुल ढक देंगे। तो क्या बच रहा है, A2 मल्टीप्लाई विद B3 एंड A3 मल्टीप्लाई विद V2। ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो देखिए क्या है, A2 मल्टीप्लाई विद B3 एंड A3 मल्टीप्लाई विद B2। क्या यही लिखा हुआ है, एज इट इज बिल्कुल यही लिखा है। अब हम लोगों को जे के फाइंड करना है, पहले बीच में माइनस आएगा, ये तो फॉर्मूला हमारा इसी तरीके से सॉल्व होता है, ये फिक्स है। हमने मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से एक चीज़ समझी है। अगर आप लोग को फिर भी डाउट है तो एक बार आप लोग मैट्रिक्स चैप्टर फिर से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को ढक देंगे तो क्या बच रहा है, A1 मल्टीप्लाई विद B3 एंड B1 मल्टीप्लाई विद A3। यही आपका आएगा यहाँ पे, एज इट इज़ वही टर्म है। प्लस यहाँ पे देखिए अब थर्ड क्या है, आप रो 1 एंड कॉलम 3 को ढक दीजिए बिकॉज वहाँ पे क्या है आपकी के की टर्म है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, A1 मल्टीप्लाई विद B2 एंड A2 मल्टीप्लाई विद B1। तो क्या वही चीज़ आ रही है, एज इट इज़ बिल्कुल वही आ रही है। तो जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना। देखिए अभी तक आपने जितना भी इंट्रोडक्शन वेक्टर का पढ़ा है, इसमें से अगर आपको 40 to 50% भी क्लियर हो गया है तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी है वेक्टर चैप्टर के। वेक्टर चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। हाँ, इसमें बहुत रेयर ही कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को थोड़े बहुत टफ लग सकते हैं, बाकी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।